अस्सलामुअलैकुम। आज हम यूनिट नंबर 14 यानी रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के मुताबिक यूनिट नंबर 14 में से एनएमडी कैट में कितने एमसीक्यूज़ आते? तो प्यारे बच्चों याद रखिए, इसमें से 3 एमसीक्यूज़ आपको एनएमडी कैट में आएंगे। और इस टॉपिक यानी रिप्रोडक्शन इस यूनिट के अंदर हमने क्या अंडरस्टैंड करना है? पहला टॉपिक जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने स्पेसिफाई किया उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते, और दूसरा टॉपिक जो हम इसमें पढ़ेंगे वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की बात है, और फिर पर्टिकुलरली एड्स के ऊपर आपको कुछ बातें बतानी हैं। तो आइए आज हम फर्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, और वो क्या, उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते। और याद रखिए, इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते और फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल भी बोलते। सबसे पहले आप बता दीजिए कि व्हाट इज़ साइकिल। याद रखिए, हम कहते पीरियोडिक रेपिटिशन ऑफ इवेंट्स इज़ नॉन एज साइकिल। अगर कुछ इवेंट्स हों और वो रेपिटेटिव फैशन के अंदर हों तो उसे साइकिल बोलते। और प्यारे बच्चों, अगर इन इवेंट्स की एसोसिएशन पर मंथ हो यानी ये मंथली साइक्लिक एक्टिविटीज़ हों तो इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते। याद रखिए, मेंस की एटमोलॉजी मंथली है। चूँकि 28 डेज टेकिंग होते इसीलिए हम इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते। 28 डेज़ का एक मंथ होता है, तो प्यारे बच्चों 28 डेज़ की साइक्लिक एक्टिविटी दैट इज़ एसोसिएटेड विद यूट्रस एंड ओवरीज इज़ नॉन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऑल्सो नॉन एज फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो ये जो स्टेटमेंट आपको बता दी, यही 2020 एनएमडी कैट में एमसीक्यू की सूरत में थी। आप देख लीजिए किस कदर आसान होता है। यानी स्टेटमेंट कुछ ऐसे थी कि 28 डेज कंटेनिंग साइक्लिक इवेंट्स दैट आर एसोसिएटेड विद ओवरीज एंड यूट्रस इज नॉन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऑल्सो नॉन एज फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इस फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल एक दफा बता दीजिए, व्हाट इज साइकिल। तो प्यारे बच्चों याद रखिए, साइकिल क्या होती? रेपिटिशन ऑफ इवेंट्स दैट आर एसोसिएटेड विद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज नॉन एज फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, ऑल्सो नॉन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। चूँकि मेंस की एटमोलॉजी मंथली है, चूँकि ये मंथली साइक्लिक एक्टिविटी ऑफ एग फॉर्मेशन या मंथली साइक्लिक एक्टिविटी दैट इज एसोसिएटेड विद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज नॉन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात की जाए तो इसके अंदर आपको 2 साइकिल्स मिलती हैं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि 2 जगहों पर आपको रेपिटिशन ऑफ इवेंट्स मिलते हैं। प्यारे बच्चों, कहाँ कहाँ पर? हम कहते हैं वो इवेंट्स जो ओवरीज के अंदर होते उसे हम लोग बोल देंगे क्या? ओवेरियन साइकिल। और प्यारे बच्चों, वो इवेंट्स जो यूट्रस के अंदर हो रहे होंगे उन्हें हम लोग बोल देंगे यूटराइन साइकिल। अब आप इन इवेंट्स की बात कीजिए और ओवेरियन साइकिल की बात कीजिए, यूटराइन साइकिल की बात कीजिए, इसके फर्दर कुछ स्टेप्स होते हैं। और वो स्टेप्स कौन कौन से? अगर आप पहला स्टेप जो ओवरी के अंदर होता है उस फेज़ को हम लोग बोलते हैं क्या? फोलिकुलर फेज़। इसके बाद जो फेज़ यहाँ पर होगी उसे हम लोग बोलते हैं क्या? ओवियोलेटरी फेज़। और फिर यहाँ पर आपको एक और फेज़ जो मिलती है उसे
ल्यूटियल फेज बोलते हैं। अभी समरी सी है, फिर एक्सप्लेनेशन कुछ देर में। याद रखिए, जब ओवरी में फोलिकुलर फेज होती है उसी वक्त यूट्रस के अंदर हम कहते जो फेज होती है उसे कहते प्रोलिफेरेटिव फेज। और प्यारे बच्चों, जब यहाँ पर ल्यूटियल फेज हो रही होती है ओवरी के अंदर, ओवरी में ल्यूटियल फेज है, तो यूट्रस में जो फेज होती है उसे कहते सिक्रेटरी फेज। फिर एक और फेज है जो आपको यूट्रस के अंदर मिलती है, उसे कहते मेंस्ट्रुअल फेज। और प्यारे बच्चों, ये जो सारी साइक्लिक एक्टिविटी है ये किसके अंडर कंट्रोल होती है? हम कहते दिस साइकिल इज अंडर कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी गोनेडोट्रोपिन्स। गोनेड तो आपको मालूम ओवरीज को कहते, टेस्टिस को कहते, ट्रोपोस बेंडिंग को कहते, हमने स्टिमुलेशन के साथ एसोसिएट किया। तो याद रखिए, ऐसे हार्मोन्स जो पिट्यूटरी से आए और गोनेड्स को, ओवरीज को स्टिमुलेट करें, उन्हें क्या कहेंगे? पिट्यूटरी गोनेडोट्रोपिन्स। वो कौन से हैं, हम इस पर भी बात करेंगे। तो आइए इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को शुरू करते। प्यारे बच्चों, सबसे पहले ऐसे होता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी से, यहाँ पे आपके सर लिख रहे क्या? एंटीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन आता है। आप बताओगे वो कौन सा हार्मोन है? तो प्यारे बच्चों, उस हार्मोन को हम लोग बोलते हैं क्या? उस हार्मोन का नाम है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ओवरी में फोलिकुलर फेज स्टार्ट हो गई, यानी एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन आता है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आप बताइए इसका फंक्शन क्या होगा? नेम से इंडिकेट होता है एक ऐसा हार्मोन जो फोलिकल्स को स्टिमुलेट करता है। आप बताइए फोलिकल्स को फोलिकल्स क्यों कहते? आपके मन में बहुत सारे नाम आते होंगे, या ये सवाल आता होगा कि सर ये फोलिकल नाम क्यों रखते हैं, इतने मुश्किल नाम, और बायोलॉजी के स्टूडेंट्स इतने मासूम से होते और नाम ऐसे अजब से। तो प्यारे बच्चों याद रखिए, फोलिकल की एटमोलॉजी बैग है, सैग को कहते। तो एक सैग सा है, एक बैग है, और इसके अंदर बेसिकली जो ग्रोथ होती है वो किसकी? एग की ग्रोथ होती है। इसीलिए तो प्यारे बच्चों वो बैग ऑफ सेल्स हैं, ये सैक ऑफ सेल्स हैं कि सेल्स के मिलने से एक सैक सा बना है, सेल्स के मिलने से एक बैग सा बना है, और इसके अंदर एग की ग्रोथ होती है। इसीलिए तो इसे फोलिकल कहते। और ओवरीज के अंदर बेतहाशा फोलिकल्स। एंटीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन आता है और ओवरी में इन फोलिकल्स को स्टिमुलेट करता है। नेम से इंडिकेट होता है एक ऐसा हार्मोन जो फोलिकल्स को स्टिमुलेट करे, उसे क्या बोलोगे? उसे फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते। प्यारे बच्चों, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल इंक्रीज होगा तो ये फोलिकुलर सेल्स ये एक हार्मोन को सिक्रेट करेंगे, और उस हार्मोन को आपको मालूम क्या बोलते? याद रखिए, इसे हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोजन। याद रखिए, एस्ट्रो की एटमोलॉजी हीट है, जेन जनरेटिंग को बोलते, हीट जनरेटिंग। हीट जनरेट करे ना करे ये इसका नाम है। जैसे आप पढ़ते एटम नॉट डिविजिबल, वो डिविजिबल तो है लेकिन नाम पड़ गया क्या? एटम। तो प्यारे बच्चों ये एस्ट्रोजन का लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होता रहेगा। और प्यारे बच्चों, अब ये ओवरी में फोलिकुलर फेज हो रही है तो ये एस्ट्रोजन जाएगा किधर? एंडोमेट्रियम में, यूट्रस के पास। याद रखिए, एंडो इनसाइड को कहते, मेट्रियम यूट्रस को कहते, वोम को कहते। तो यूट्रस की जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसे एंडोमेट्रियम बोलते। ये एस्ट्रोजन
यूट्रस की एंडोमेट्रियम पे जाके एक्ट करेगा, फिर वहाँ पर जो फेज़ शुरू होती है उसे प्रोलिफेरेटिव फेज़ कहते हैं। प्रोलिफेरेशन क्या, हम कहते हैं टू इनक्रीज, यानी यहाँ पर थिकनिंग होती है। एक तो प्यारे बच्चों नंबर ऑफ सेल्स इनक्रीज हो रहे होते और साथ में ब्लड वेसल्स का नंबर भी इनक्रीज होता है। इसकी वजह से एंडोमेट्रियम यानी इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस वो वेलवेटी होना शुरू हो जाएगी, वो थिक होना शुरू हो जाएगी और वेस्कुलराइज होना शुरू हो जाएगी। तो ये जो इंक्रीज होने का प्रोसेस है इसे प्रोलिफेरेटिव फेज बोलते। याद रखिए जब ओवरी में फोलिकुलर फेज हो रही उसी वक्त यूट्रस में प्रोलिफेरेटिव फेज होती है। और प्यारे बच्चों जाहिर बात है जब फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है तो ओवरीज में तो बेतहाशा फोलिकल्स बहुत सारे स्टिमुलेट होते हैं, लेकिन उनमें से सरवाइव एक ही करेगा। बकिया की एपोप्टोटिक फैक्टर्स और कुछ और फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डिसइंटीग्रेशन हो जाएगी, एपोप्टोसिस हो जाएगी। सिर्फ एक वक्त में एक ही फोलिकल सरवाइव करेगा, एक ही फोलिकल की ग्रोथ होती रहेगी और जो रिमेनिंग फोलिकल्स की डिसइंटीग्रेशन हो गई, एपोप्टोसिस हो गई, इस प्रोसेस को कहते फोलिकुलर एटरीजिया। एटरीजिया कहते नो परफोरेशन, नो पोर फॉर्मेशन। तो चूंकि उसमें पोर बनेगा ही नहीं, उसमें से ओव्यूलेशन एग निकलेगा ही नहीं, इसीलिए चूंकि उसकी डिसइंटीग्रेशन हो गई तो नो पोर फॉर्मेशन, नो परफोरेशन, तो इसीलिए कहते फोलिकुलर एटरीजिया। तो प्यारे बच्चों फिर क्या होगा, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता रहेगा और इसका फिर फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के ऊपर नेगेटिव फीडबैक होता है। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल कम होता रहेगा। प्यारे बच्चों फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के कम होने से और एस्ट्रोजन के लेवल के इंक्रीज होने से एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेशन मिलती है और एक और हार्मोन फिर यहाँ से आता है और उस हार्मोन का नाम आपको मालूम क्या, यानी एंटीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन आएगा उसे बोलेंगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। मैं अभी बताऊंगा कि इसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्यों बोलते। याद रखिए ये जो मैच्योर फॉलिकल्स हैं इन्हें हम लोग फिर बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स। ग्राफियन क्यों कहते, साइंटिस्ट का नेम है। अगर प्यारे बच्चों कोई और देखता और उस साहब का नाम कुछ और होता तो किसी और नाम से पढ़ते। तो मैच्योर फॉलिकल जिस फॉलिकल की ओव्यूलेशन हो सकती हो, जिस फॉलिकल में से रिलीज ऑफ ओवम एग हो सकती हो, उसे ग्राफियन फॉलिकल कहते। प्यारे बच्चों ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ग्राफियन फॉलिकल पे, वेजिकुलर फॉलिकल पे एक्ट करेगा और फिर ओव्यूलेशन हो जाएगी। ओव्यूलेशन क्या, हम कहते हैं रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम फॉलिकल्स एज वेल एज ओवरी इज नॉन एज ओव्यूलेशन। तो प्यारे बच्चों फिर क्या होगा, नेक्स्ट ज़रा देख लीजिए। हम लोग कहते ये ओव्यूलेशन होने लगी और ये प्यारे बच्चों ये आ गया कौन, ये एग आ गया। और आप ज़रा गौर कीजिए यहाँ पर सर ने जब ये जो फेज़ थी तकरीबन 5 आवर्स कंटेनिंग होती है इस ओव्यूलेटरी, इसको ओव्यूलेटरी फेज़ कहते। ओवरी के अंदर ओव्यूलेटरी फेज़ होती है, इसके सामने कुछ भी नहीं लिखा। क्यों, ये आपको यहाँ से कुछ देर में समझ आएगा। ये जो फोलिकुलर सेल्स हैं ये ओव्यूलेशन के बाद एक बॉडी में चेंज हो जाते और इनको रप्चर्ड फॉलिकल्स कहते। और वो जो प्यारे बच्चों रप्चर्ड फॉलिकल्स हैं आप उनको देख लीजिए, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, कॉर्पस ल्यूटियम। आपके मन में और भी नाम आते होंगे, आप बताइए अगर कोई आता है तो हम वो रख लेंगे। तो याद रखिए नहीं रखते। कॉर्पस की एटमोलॉजी बॉडी है, ल्यूटियम येलो को कहते। तो चूंकि येलो बॉडी होती है इसीलिए हम इसे क्या बोलते, कॉर्पस ल्यूटियम। तो प्यारे बच्चों जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आएगा ओव्यूलेशन हो जाएगी। आपसे पूछना ओव्यूलेशन कॉजिंग हार्मोन इज
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मिंग हार्मोन इस, इसीलिए तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं कि इसकी वजह से कॉर्पस ल्यूटियम येलो बॉडी की फॉर्मेशन होती है। इसको इसीलिए तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते कि ये कॉर्पस ल्यूटियम की मेंटेनेंस भी कर रहा है और स्टिमुलेशन करता रहेगा। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, जब ये बन गई तो अब फेज़ शुरू हो जाएगी, ओवरी में फेज़ शुरू हो जाएगी ल्यूटियल फेज़, यानी अ फेज़ दैट इज़ एसोसिएटेड विद कॉर्पस ल्यूटियम, ये शुरू हो जाएगी। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम ये टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे एक्ट करती है और यहाँ से प्यारे बच्चों एक हार्मोन आता है। उस हार्मोन को हम लोग बोलते हैं क्या? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन वैसे बेयरिंग को कहते, ये बेबी बेयरिंग में हेल्प करता है। तो प्यारे बच्चों ये जो प्रोजेस्टेरोन है ये जाकर फिर एक्ट करेगा यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर पे और उसे क्या बोलते? एंडोमेट्रियम। एंडो इनसाइड को कहते, मेट्रियम यूट्रस को, वोम को कहते। उस पर जब एक्शन होगा तो प्यारे बच्चों फिर क्या होगा? सिक्रीटरी फेज शुरू हो जाएगी। किधर? यूट्रस में। आप देखिए ओवरी में जब ल्यूटियल फेज है तो उस वक्त यूट्रस में कौन सी फेज हो रही है? सिक्रीटरी फेज। इस फेज में क्या होगा? इसमें बेतहाशा एक तो प्यारे बच्चों नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे होंगे, बहुत ज़्यादा थिकनिंग हो रही होगी, ब्लड वेसल्स का नंबर इंक्रीज हो रहा होगा, वेस्कुलराइजेशन हो रही होगी, मैक्सिमम थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। ये किसकी वजह से होती है? ये प्रोजेस्टेरोन की वजह से होती है। और जब ओवरी में ल्यूटियल फेज होती है उस वक्त यूट्रस में, ओवरी में ल्यूटियल फेज है तो यूट्रस में उस वक्त सिक्रेटरी फेज होती है। अच्छा प्यारे बच्चों ये प्रोजेस्टेरोन को सिक्रेट करता रहेगा, एंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस रहेगी। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो याद रखिए कॉर्पस की मेंटेनेंस के लिए जो स्टिमुलस है वो स्पर्म फिर फर्टिलाइजेशन है। तो प्यारे बच्चों अगर तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही तो कॉर्पस ल्यूटियम की मेंटेनेंस नहीं हो पाएगी, इसकी डीजेनरेशन हो जाएगी। अगर कॉर्पस ल्यूटियम की डीजेनरेशन हो गई तो फिर मज़ीद प्रोजेस्टेरोन आना स्टॉप हो जाएगा और इसका एंडोमेट्रियम पे जो स्पोर्टिव इफ़ेक्ट था वो नहीं रहेगा, फिर एंडोमेट्रियम की डीजेनरेशन होना शुरू हो जाएगी। और प्यारे बच्चों डिटैच्ड टिश्यू ऑफ एंडोमेट्रियम, डिटैच्ड सेल्स ऑफ एंडोमेट्रियम और ब्लड वेसल्स ये सेलुलर डेब्रिस की सूरत में, ब्लीडिंग के सूरत में वेजाइना के थ्रू बॉडी से एलिमिनेट होना शुरू हो जाएगा। और ये जो लास्ट में यूट्रस की डिसइंटीग्रेशन, एंडोमेट्रियम की डिसइंटीग्रेशन की वजह से वो जो सेलुलर डेब्रिस की एलिमिनेशन होती है इसे मेंस्ट्रुअल फेज कहते, मेंस मंथली को कहते। चूँकि ये मंथली होती है इसलिए हम इसे मेंस्ट्रुअल फेज कहते। ये जो सारा प्रोसीजर आपने पढ़ लिया, आइए इसको एक दफ़ा डायग्राम्स की सूरत में देख लें। प्यारे बच्चों ये जो इवेंट्स हैं याद रखिए ये यूट्रस से लिंक करते हैं। तो अगर आप कहें तो मैं इसको लिख दूं कि ये जो इवेंट्स हो रहे इसे हम लोग बोलते कि ये यूटराइन साइकिल के हैं, यूटराइन साइकिल के। और प्यारे बच्चों ये जो फेज हो रही है ये ओवरी में, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्या? ये ओवेरियन साइकिल के स्टेप्स हैं। एक दफ़ा फिर सुन लीजिए, समझ लीजिए। आप बताइए होता क्या है कि एंटीरियर पिट्यूटरी से कुछ हार्मोन्स आते। एनएमडी कैट 2020 के अंदर जो दूसरा एमसीक्यू पूछा गया, पहला तो मैंने बता दिया कि 28 डेज टेकिंग साइक्लिक इवेंट्स दैट आर एसोसिएटेड विद ओवरी एंड यूट्रस इज नॉन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल और फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। एक एमसीक्यू ये है।
दूसरा एमसीक्यू उन्होंने पूछा कि भाई वो कौन से हार्मोन्स हैं जिन्हें पिट्यूटरी गोनेडोट्रोपिन्स कहते। पिट्यूटरी तो आपको मालूम, गोनेड ओवरीज टेस्टिस को कहते, ट्रोपिन स्टिमुलेशन को कहते। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से कुछ हार्मोन्स आते जो गोनेड्स को स्टिमुलेट करते, उन्हें पिट्यूटरी गोनेडोट्रोपिन्स कहते। आप यहाँ पर देखकर बताइए कि कौन से पिट्यूटरी गोनेडोट्रोपिन्स हैं। पहला देखिए, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से आता है। फोलिकल यानी ये ओवरी में है, इस पर एक्ट करेगा। तो ये क्या फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या हुआ? पिट्यूटरी गोनेडोट्रोपिन हुआ। फिर नेक्स्ट जरा देखिए कि एंटीरियर पिट्यूटरी से एक और हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आता, एंटीरियर पिट्यूटरी से है और आकर एक्ट कर रहा है ग्राफियन फोलिकल्स पे जो ओवरी का पार्ट है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी क्या, ये भी पिट्यूटरी गोनेडोट्रोपिन्स। 2020 एनएमडी कैट में जो दूसरा एमसीक्यू पूछा गया वो यही था कि कौन से हार्मोन्स, यानी 4 ऑप्शंस में 2 कॉम्बिनेशन के साथ हार्मोन्स लिखे थे। तो हम लोग आंसर कर देंगे कि फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये क्या होते हैं? ये पिट्यूटरी गोनेडोट्रोपिन्स हैं। आइए मेंस्ट्रुअल साइकिल को एक दफ़ा डायग्राम्स की सूरत में समझ लीजिए। प्यारे बच्चों, सबसे पहले ओवरी में जो फेज़ होती है, ये आपके सामने सीक्वेंस लिख दिया, याद रखिएगा। फोलिकुलर फेज़ होती है कि एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन आता है, उसे कहते हैं क्या? फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओवरी पे फोलिकल्स पर एक्ट करेगा तो ओवरी में फोलिकुलर फेज शुरू हो जाएगी। इन फोलिकल से एक हार्मोन आता है एस्ट्रोजन, ये जाकर एंडोमेट्रियम के ऊपर एक्ट करेगा और फिर यहाँ पर प्रोलिफरेटिव फेज स्टार्ट हो जाएगी, यानी नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे, इसकी थिकनिंग होना शुरू हो जाएगी, वेलवेटी अपीयरेंस होना शुरू हो जाएगी, थिक हो जाएगी, वेस्कुलराइज हो जाएगी। तो ये जो फेज़ है इसे हम लोग बोलते हैं क्या? प्रोलिफरेटिव फेज़। यानी जब ओवरी में फोलिकुलर फेज़ हो रही उस वक्त यूट्रस में प्रोलिफरेटिव फेज़ होती है। ऐसे पूछ सकता है कि बहुत ज़्यादा फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस स्टेज पे मिलेगा। अगर फोलिकुलर फेज़ की ऑप्शन ना हो तो चूंकि उसके बिल्कुल सामने प्रोलिफरेटिव फेज़ होती है, ये आंसर कर दीजिएगा। फिर प्यारे बच्चों, जैसे ही फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल इंक्रीज होगा, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता रहेगा, एंडोमेट्रियम पर एक्ट करेगा, प्रोलिफरेशन शुरू हो जाएगी। एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता रहेगा और फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के ऊपर नेगेटिव फीडबैक, इसका लेवल कम होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन आएगा, उसे क्या बोलते हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। वो मैच्योर फोलिकल पे, ग्राफियन फोलिकल पर एक्ट होगा और एक मोमेंट होता है। 5 आवर्स टेकिंग किताब ने कुछ ऐसे लिखा है। और प्यारे बच्चों, ये जो 14th डे है, 14th डे पर क्या हो रही? ओव्यूलेशन हो रही है। तो डे ऑफ ओव्यूलेशन कौन सा है? 28 डेज की अगर ये साइक्लिक एक्टिविटी है तो 14th डे पे क्या होगा? ओव्यूलेशन होगी। तो जब यहाँ पर ओव्यूलेटरी फेज़ हो रही है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, क्योंकि आपको बताना ये था कि ओव्यूलेटरी फेज़ ये प्रोलिफरेटिव फेज़ और सिक्रीटरी फेज़ का मिड होती है। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों, ये जब ओव्यूलेशन हो गई, ये एग है और किस सूरत में? सेकेंडरी oocyte की सूरत में। आपको मालूम मेटाफेज 2 पे जाके प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगी फिर मेटाफेज 2 स्टार्ट हो जाएगी। तो याद रखिए, ओव्यूलेशन जो हो रही ह्यूमन के अंदर वो सेकेंडरी oocyte की हो रही है। तो ये सेकेंडरी oocyte आपके सामने शो कर दिया। रिमेनिंग जो कुछ पार्ट्स हैं उनकी बात कुछ देर में करेंगे। ये जो फोलिकुलर सेल्स हैं, इनकी रप्चरिंग से ये जो बॉडी बनती है इसे क्या कहते? कॉर्पस ल्यूटियम। प्यारे बच्चों, ओवरी में फेज़ शुरू हो गई, कौन सी? ल्यूटियल फेज़। और यहाँ से एक हार्मोन आता है, उसे प्रोजेस्टेरोन कहते। ये जाकर एंडोमेट्रियम पर एक्ट करेगा और आप देखिए मैक्सिमम थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम जो यूट्रस में है। तो प्यारे बच्चों क्या होगा? ये इधर मैक्सिमम थिकनिंग होना शुरू हो जाएगी, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज
होंगे, बहुत ज़्यादा वेलवेटी अपीयरेंस की सूरत में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा थिकनिंग होगी, बहुत ज़्यादा वेस्कुलराइजेशन होना शुरू हो जाएगी, कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन आता रहेगा। तो ओवरी में ल्यूटियल फेज़ है। और प्यारे बच्चों, जो एंडोमेट्रियम यूट्रस में यूट्राइन साइकिल में सिक्रीटरी फेज है। सिक्रीटरी फेज इसीलिए बोलते हैं कि ये ग्लाइकोजन को या न्यूट्रिशियस मटेरियल को ये सिक्रेट करेगी एंडोमेट्रियम, कि जब तक प्लेसेंटा की फॉर्मेशन नहीं होती एम्ब्रियो को कोई तो फूड दे। तो प्यारे बच्चों, ये एंडोमेट्रियम ये सिक्रेटरी हो जाएगी। फेडरल की बुक में लिखा कि ये ग्लाइकोजन को सिक्रेट करेगी, न्यूट्रिशियस मटेरियल को सिक्रेट करेगी, कि जब तक प्लेसेंटा इस्टेब्लिश ना हो जाए तब तक एम्ब्रियो को जो फूड है वो एंडोमेट्रियम दे रही होगी। अच्छा प्यारे बच्चों, अगर तो फर्टिलाइजेशन हो जाए तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगी। कब तक? ये बातें फिर सही, लेकिन आ चुके मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंप्लीट करना। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो प्यारे बच्चों कॉर्पस ल्यूटियम की डीजेनरेशन होना शुरू हो जाएगी। और कॉर्पस ल्यूटियम की डीजेनरेशन हो रही तो इसका मतलब है अब मज़ीद प्रोजेस्टेरोन नहीं आएगा। और जैसे ही प्रोजेस्टेरोन नहीं आया तो एंडोमेट्रियम के ऊपर जो इसका स्पोर्टिव इफ़ेक्ट था अब वो नहीं रहेगा, तो एंडोमेट्रियम की डीजेनरेशन होना शुरू हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों फिर 28 डेज़ के बाद की जो एक्टिविटी वो दोबारा यहाँ पर शो कर दी, यानी यहीं से डायग्राम को उठा के शुरू में प्लेस कर दिया। और आपको बताना ये था कि जैसे ही मेंस्ट्रुअल फेज़ शुरू होती है तो दूसरी ओवरी में फोलिकुलर फेज़ शुरू हो जाएगी। यानी फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज़ फर्स्ट डे ऑफ फोलिकुलर फेज़। फर्स्ट डे ऑफ menstruation is first day of फोलिकुलर फेज़। प्यारे बच्चों, ये जो फोलिकुलर फेज़ है ये 3 to 5 डेज़ टेकिंग होती है। इसके बाद 5 to 14 डेज़ तक हम कहते यूट्रस में प्रोलिफरेटिव फेज़ होती है, और 14 से 28 डेज़ तक ये सिक्रीटरी फेज़ होती है। अब इसी के मुताबिकत में यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट से लेकर तो प्यारे बच्चों ये फेज़ होती रहेगी इवन 14 डेज़ तक। हम कहते फोलिकुलर फेज़ होती है। ओव्यूलेटरी फेज़ तो एक मोमेंट होता है, हम 5 आवर्स के साथ एसोसिएट करते हैं। इसके बाद और ये मिड है प्रोलिफरेटिव सिक्रीटरी फेज़ का। इसके बाद यहाँ पर ल्यूटियल फेज़ शुरू हो जाएगी, इधर सिक्रीटरी फेज़। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन इज़ फाउंड इन और ल्यूटियल फेज़ ऑप्शन में ना हो तो प्यारे बच्चों याद रखना उसी वक्त सिक्रीटरी फेज़ हो रही होती है। तो हम आंसर क्या करेंगे? हम सिक्रीटरी फेज़ आंसर कर देंगे। तो ये तो सारी आपके सामने आपको बता दी मेंस्ट्रुअल साइकिल, या आप इसी को बोलते हैं क्या? फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। प्यारे बच्चों ये नॉर्मल हेल्दी ये नॉर्मल रिप्रोडक्टिव हेल्थ है अगर मंथली फैशन के अंदर मेंस्ट्रुएशन होती रहे। और प्यारे बच्चों ये साइक्लिक एक्टिविटी ये प्यूबर्टी पे स्टार्ट होती है, और फर्स्ट टाइम जब ये मेंस्ट्रुअल एक्टिविटी होती है, जब ये साइक्लिक एक्टिविटी होती है, फर्स्ट टाइम जब होती है तो इसका नाम है क्या? इसे हम लोग बोलते हैं मेनार्की। याद रखिए जब पहली दफ़ा ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है इसे मेनार्की कहते। याद रखिए मेंस मंथली को कहते, आर्की एंशिएंट को कहते। जैसे आप पढ़ते आर्कियोबैक्टीरिया एंशिएंट बैक्टीरिया, तो हम लोग कहते एंशिएंट फर्स्ट। तो फर्स्ट जो मंथली साइक्लिक एक्टिविटी होती है उसे क्या कहते? मेनार्की। और प्यारे बच्चों फीमेल में तकरीबन 50 ईयर्स में ये फिर स्टॉप हो जाएगी, और ये जो मंथली साइक्लिक एक्टिविटी स्टॉप होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाए, इसे हम लोग कहते मीनोपॉज। आप देखिए नेम से इंडिकेट होता है, पॉज स्टॉपेज को बोलते हैं, सेसेशन को बोलते हैं, मीनो मंथली को कहते। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर स्टॉप हो जाए 50 ईयर्स की एज में तकरीबन ये स्टॉप हो जाएगी, इसे क्या बोलते?
मीनोपॉज बोलते। और प्यारे बच्चों, ये जो 28 डेज़ को मैंने स्पेसिफाई किया, बायोलॉजी कभी इतनी वो बेटे हार्श वर्डिंग नहीं दे रही होती है। हमेशा बायोलॉजी एक रेंज का बता रही होती है कि इस रेंज के अंदर होती रहे, तो ये नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है। और प्यारे बच्चों, इन डेज़ के अंदर वेरिएशन हो सकती है अगर तो माल न्यूट्रिशन हो, और अगर इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हों तो इसकी वजह से इसके अंदर डिस्टर्बेंस हो सकती है। आखिरी पॉइंट मुझे आपको बताना, ये जो ओव्यूलेशन है, ये जो एग की रिलीज़ होती है, अब इस एग के ऊपर कुछ कवरिंग होती हैं, उनके हवाले से बात करेंगे। ये जो सबसे इनर मोस्ट लेयर आपको दिखाई है, इसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसके बाद फिर एक और कवरिंग सी है, इसे जोना पेलुसिडा कहते। याद रखिए, पेलुसिडा की एटमोलॉजी ट्रांसलूसेंट है, यानी एक ऐसा एरिया जहाँ से कुछ लाइट तो पास हो जाए, कुछ ना हो सके, उसे क्या कहते? पेलुसिडा कहते। तो इसका नाम है जोना पेलुसिडा। और ये जो सबसे बाहर की तरफ एक थिक सी लेयर है, इसे कोरोना रेडिएटा कहते। कोरोना, ये तो बहुत नाम सुन लिया होगा आपने। याद रखिए, कोरोना की एटमोलॉजी क्राउन है, ताज को कहते। वो जो कोरोना वायरस है, उसको भी कोरोना वायरस इसीलिए बोलते हैं कि उसके बाहर की तरफ जो इन्वेलप है, वो ऐसे दिलकश अंदाज के अंदर अरेंजमेंट है प्रोटीन्स की, कि ऐसे महसूस होता मोती मोती से लगे हैं, कि जैसे इसने कोई क्राउन पहना है। तो कोरोना क्राउन को कहते, ताज को कहते। रेडिएटा रेडिएशंस को बोलते। तो यूँ महसूस होता है किसी क्राउन में से रेडिएशंस अमिट हो रही, इसीलिए तो इसे क्या कहते? कोरोना रेडिएटा। आउटसाइड से इनसाइड की तरफ आएँ तो आउटर मोस्ट लेयर इस कोरोना रेडिएटा, फिर जोना पेलुसिडा, फिर लास्ट में आपको सेल मेम्ब्रेन मिलती है। ये आज हमने यूनिट नंबर 14 में से पहला जो टॉपिक, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल को हमने पढ़ लिया। पढ़ लीजिएगा, इसमें से 2 MCQs NMD CAT 2020 में से आए, पढ़ लीजिएगा। कोई बात ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।